हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ इफेड्रा की। इफेड्रा इज डायसियस, दैट्स मीन्स 2 सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। तो जो इफेड्रा का प्लांट होता है वो डायसियस होता है, मतलब कि जितने भी इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल वो अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। In Ephedra foliata, however, monoecious individual are also common. बट इफेड्रा की एक जाति है इफेड्रा फोलिएटा जो कि मोनेसियस होता है और इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं। ओकेजनली एन ओव्यूलेट फ्लावर में बी रिप्लेस्ड बाई स्टेमिनेट फ्लावर एंड दस द स्टूब्यूल बिकम bisporangiate as in Ephedra campylopodा. In the bisporangiate stubuli, the male flower are present in the lower region while the female flower at the top of the स्ट्रोबिलस। तो कभी कभी क्या होता है, जो ओव्यूलेट फ्लावर होते हैं वो स्टेमिनेट फ्लावर को रिप्लेस कर देते हैं, जैसा कि पाया जाता है इफेड्रा कैम्पाइलोपोडा में। और ऐसा कंडीशन या ऐसा स्ट्रोबिलस कहलाता है बाईस्पोरेंजिएट। और जो बाईस्पोरेंजिएट स्ट्रोबिलस होते हैं उनमें क्या होता है, जो मेल फ्लावर होते हैं वो लोअर रीजन पे पाए जाते हैं, जबकि जो फीमेल फ्लावर होते हैं वो ऊपर की ओर स्ट्रोबिलस में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें कोन नहीं होता, स्ट्रोबिलस होता है, तो हम मेल और फीमेल स्ट्रोबिलस बोलेंगे। इफेड्रा इज हेट्रोस्पोरस, दैट्स मीन 2 टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर इन मेल फ्लावर एंड मेगास्पोर इन द फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट। तो इफेड्रा जो होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है। इसमें 2 तरह के स्पोर बनते हैं। जो माइक्रोस्पोर बनता है वो मेल फ्लावर में बनता है, जबकि मेगास्पोर फीमेल फ्लावर के अंदर बनता है। The male and female flower are present in the form of a cone-like compound, male and female strobili respectively. तो इनमें मेल और फीमेल जो फ्लावर होते हैं एक कोन लाइक कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेल या फीमेल स्ट्रोबिलाई, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया था। तो आइए देखते हैं मेल स्ट्रोबिलाई को। द मेल स्ट्रोबिलाई आर कंपाउंड स्ट्रक्चर अराइजिंग इन क्लस्टर फ्रॉम द नोड ऑफ द ब्रांचेस. Each strobilus develop in the axil of a scaly leaf that is called bracket. तो जो मेल स्ट्रोबिलाई एक कंपाउंड स्ट्रक्चर है जो कि एक क्लस्टर मतलब गुच्छों में जो प्लांट के स्टेम के जो नोड होते हैं उन्हीं के ब्रांचों पर प्रोड्यूस होता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि नोड पर क्लस्टर के फॉर्म में मेल स्ट्रोबिलाई पाए जाते हैं। और जनरली जितने भी स्केली लीफ होते हैं उसके यहाँ से या उसके एक्सिल से इनका फॉर्मेशन या इनका डेवलपमेंट होता है। ए मेल स्ट्रोबिलस इज ए राउंड और ओवॉइड बॉडी विथ ए स्ट्रोबिलस एक्सिस इन द सेंटर. 2 or 8 पेयर ऑफ ब्रैकेट रिमेन अरेंज इन अपोजिट decuate manner on the strobilus axis. All the bracket are fertile except few of the lower side. A single male or staminate flower arising in the axil of each bracket. तो यदि हम बात करें मेल स्ट्रोबिलाई के स्ट्रक्चर की तो ये राउंडेड या फिर ओवाइड मतलब गोलाकार या अंडाकार शेप के होते हैं और प्रत्येक जो स्ट्रोबिलाई होता है वो सेंटर से निकलता है। इनमें 2 से लेके 8 पेयर ब्रैकेट पाए जाते हैं जो कि अपोजिट अरेंज होते हैं डेकुसेट मैनर में, अर्थात चक्राकार, एक तरह से हम चरखाकार या फिर आप कह सकते हैं कि क्वाड्रेट स्ट्रक्चर मैनर में पाए जाते हैं। ऑल द ब्रैकेट आर फर्टाइल, सभी ब्रैकेट फर्टाइल होते हैं, बट कुछ जो लोअर साइड पे पाए जाते हैं वो नॉन फर्टाइल होते हैं। ए सिंगल मेल और स्टेमिनेट फ्लावर एराइजिंग इन द एक्सिल ऑफ ईच ब्रैकेट, और एक सिंगल मेल या उसी को हम बोलते हैं स्टेमिनेट, वो ब्रैकेट के बीच से प्रोड्यूस होता है, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। ईच मेल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रैक्टियोल्स एंड ए स्टेमेन। प्रत्येक जो मेल फ्लावर होता है उसमें 2 ब्रैक्टियोल्स होते हैं और एक स्टेमेन होता है, जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं। ब्रैक्टियोल्स आर थिन अपोजिट स्केल यूनाइटेड एट द बेस। तो जो ब्रैक्टियोल्स होता है एक थिन अपोजिट स्केल होता है जो कि बेस पॉइंट पर एक दूसरे से चिपके रहते हैं।
They have been interpreted as a perianth. Each stamen is a stalk structure. तो जो ब्रैक्टियोल्स होते हैं वो पेरियंथ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और जो प्रत्येक स्टेमेन होता है उसमें स्टाल्क अर्थात डंठल पाई जाती है. The stalk continues into short axis or microsporangiophore which bear 2 to 8 or more microsporangia terminally. Microsporangia are sessile structure. Each microsporangium is bilocular or trilocular. The male flower is called simple strobilus. तो स्टाल के ऊपर एक शॉर्ट एक्सिस स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया और ये जनरली आपके 2 से लेकर 8 तक माइक्रोस्पोरेंजिया टर्मिनल पर पाए जाते हैं और ये एक सेसाइल स्ट्रक्चर होता है और प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजिया बाइलोकुलर या टाइलोकुलर मतलब इसके अंदर 2 लोक्यूल वाली या 3 लोक्यूल वाली स्ट्रक्चर पाई जाती है और इसका जो मेल फ्लावर होता है वो सिंपल स्ट्रोबिलस होता है. तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं एक सिंगल मेल फ्लावर है और उसके ऊपर स्टाल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजिया है जिसे हम एंथर भी कहते हैं और ये या तो बाइलोकुलर या ट्राइलोकुलर स्ट्रक्चर होता है. इसके मेल स्ट्रोबिलस का सेक्शन आपके स्क्रीन पर राइट साइड दिया हुआ है बी वाले सेक्शन में और राइट साइड ऊपर की तरफ जो ए वाला सेक्शन है उसमें मेल स्ट्रोबिलस दिया हुआ है और नीचे उसी का सेक्शन है. आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कैसे माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है. द माइक्रोस्पोरेंजियम स्टार्ट टू डेवलप फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल विच फंक्शन एज ए आर्चेस्पोरियम. The archesporial cells are large in size with more dense cytoplasm and quite prominent nuclei in comparison with the other cell. These cells divide periclinal and outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell. तो यदि हम बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट की तो जो ग्रुप ऑफ हाइपोडर्मल सेल होता है वो फंक्शन करता है आर्चीस्पोरियल सेल की तरह जो कि लार्ज साइज होता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है गाढ़ा होता है और इसका न्यूक्लियाई भी जो होता है वो सबसे बड़ा होता है अदर सेल के कंपैरिजन में और ये पेरिक्लिनली डिवाइड करता है और फॉर्मेशन करता है प्राइमरी पेरिटियल सेल और स्पोरोजिनस सेल जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं. द पेरिटल सेल डिवाइड अगेन एंड फॉर्म ए वन सेल थिक वॉल्ड एंड आल्सो द tapetum, but according to Singh and Maheshwari 1962, the primary wall layer functions directly as a outermost wall of the sporangium, while the primary sporogenous cell form a middle wall layer and inner tapetal layer and sporogenous cell. The sporogenous cell divides several times irregularly and form a many microspore mother cell. The latter divide meiotically and form spore tetrad arranged in tetrahedrally. The haploid microspore are laterally separated. Rarely the spore are arranged in isobilateral. तो कुल मिलाकर मैं आपको ये बता दूं कि जो पेरिटल सेल होते हैं वो कई बार डिवाइड होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं टैपिटम लेयर का और मैंने पीछे भी कई बार आपको बताया था कि जो टैपिटम लेयर होता है वो एक तरह से ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देता है. लेकिन जो सिंह और महेश्वरी थे उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो प्राइमरी वॉल लेयर होते हैं वो डायरेक्टली फंक्शन करते हैं आउटर मोस्ट लेयर की और जो स्पोरोजिनस सेल होते हैं जो स्पोरोजिनस सेल हैं वो फॉर्म करते हैं इनर मिडिल लेयर को. तो जो मिडिल लेयर होती है स्पोरोजिनस सेल की वो डिवाइड करती है और फॉर्मेशन कर देती है टैपिटम सेल की. अब वहीं बात करें इनर लेयर की तो जो इनर लेयर होता है स्पोरोजिनस सेल का वो सेवरल टाइम डिवाइड करता है और फॉर्मेशन करता है माइक्रोस्पोर मदर सेल. याद रखिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल की. तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस डिवीज़न में जाता है अर्धसूत्री विभाजन में जाता है और फॉर्मेशन करता है हैप्लॉइड स्पोर का जिसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर. तो इस प्रकार माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीज़न के थ्रू हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है और ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं वे टेट्राहेड्रली अरेंज होते हैं और कभी कभी आइसोबिलेटरल भी होते हैं. आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल स्टोबिलस की. द ओव्यूलेट और फीमेल स्टोबिलाई आर इलोंगेटेड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर सिमिलर टू द मेल स्टोबिलाई. दे आर आल्सो डेवलप इन द एक्सिल ऑफ लीफ इन द wall of 2, 3 or 4 at the node of small green branches. Each female strobili is sessile and smaller than the male strobili. Pair of brackets are more in number in female strobili than male strobili. Brackets are arranged in opposite in decussate manner.
All bracket except the uppermost pair are sterile. The two ovules are present in the axil of uppermost pair of bracket. तो यदि हम बात करें फीमेल स्टेबलाई की, तो ये ओव्यूलेट और इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लंबी होती है और ये सिमिलर होते हैं आपके मेल स्टोबिलस की भांति, क्योंकि इनका भी जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सिल ऑफ सेंटर मतलब पत्तियों के बीच से होता है। और जो प्रत्येक फीमेल स्टेबलाई होती है वो सेसाइल होती है, मीन्स इसमें स्टाल्क नहीं पाया जाता है और ये मेल से छोटे होते हैं। कहने का मतलब है कि जो फीमेल स्टेबलाई होती है वो मेल स्टेबलाई की तुलना में छोटी होती है, परंतु इनमें जो पेयर ऑफ ब्रैकेट है वो मेल स्टेबलाई की तुलना में फीमेल स्टेबलाई में अधिक पाए जाते हैं। और फीमेल ब्रैकेट में जो अपर मोस्ट ब्रैकेट होता है वो स्टेराइल होता है, बाकी सभी जितने भी ब्रैकेट होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। सबसे बड़े जो ब्रैकेट होते हैं ऊपर की तरफ, उस पर 2 ओव्यूल पाए जाते हैं, आउट ऑफ विच जनरली ओनली 1 सर्वाइव, और उनमें से केवल एक ही सर्वाइव होता है, बाकी नष्ट हो जाते हैं। द फीमेल स्टेबलाई अपीयर ऑन द प्लांट इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मैच्योर सीड आर सीन इन सेप्टेम्बर। तो इनमें जो फीमेल स्टेबलाई होती है जनरली अपीयर होती है अप्रैल के महीने में, और जो सीड का मैच्योरेशन होता है वो सितंबर महीने में होता है। तो रही बात सीड की, तो सीड का जब भी फॉर्मेशन होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन के बाद। तो हम कह सकते हैं कि अप्रैल से लेके जो आपके अक्टूबर तक के मंथ हैं उस ड्यूरेशन के बीच में ये मैच्योरिटी आती है फीमेल ओव्यूलाई में, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फिर सितंबर के मंथ में जाकर फॉर्मेशन हो जाता है सीड का। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं फीमेल स्टेबलाई जो कि प्रोड्यूस होता है नोड पे, जनरली चाहे मेल हो चाहे फीमेल सभी नोड पे ही प्रोड्यूस होते हैं, और इनकी जो साइज़ होती है मेल के कंपेयर में छोटी होती है, बट जो ओव्यूल होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीमेल स्टेबलाई में पाए जाने वाले ओव्यूल के बारे में। द ओव्यूल रिमेन कवर्ड बाई ए कप शेप्ड आउटर इंटीगुमेंट एंड इनर इंटीगुमेंट। तो जो ओव्यूल होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड होता है, जिसके बाहर की ओर आउटर इंटीगुमेंट और अंदर की ओर इनर इंटीगुमेंट पाए जाते हैं। द आउटर इंटीगुमेंट रिमेन अटैच्ड एट द बेसल पोर्शन ऑफ द ओव्यूल। और जो आउटर इंटीगुमेंट होता है वो ओव्यूल के बेसल पोर्शन पे जुड़ा होता है। द इनर इंटीगुमेंट protrudes out in the form of a long tubular micropyle. The inner integument encloses the nucellus. तो जो इनर इंटीगुमेंट होता है वो लंबा होता है, मतलब ऊपर की ओर फैलता है और फॉर्मेशन करता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की, जिसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और इसके अलावा जो इंटीगुमेंट्स होते हैं वो न्यूसिलस को इनक्लोज किए होते हैं, कवर्ड किए होते हैं। ए स्मॉल पोलन चैम्बर इज डेवलप नियर द माइक्रोपाइल इन द न्यूसिलस। पोलन चैम्बर इन एफेड्रा इज डीपेस्ट नोन एमंग द जिम्नोस्पर्म। तो वही बात करें, स्मॉल पोलन चैम्बर पाया जाता है, डेवलप होता है माइक्रोपाइलर और न्यूसिलस के बीच में, और जो पोलन चैम्बर होता है इफेड्रा में सबसे डीपर सबसे गहराई में होता है, और ये किसी भी जिम्नोस्पर्म अर्थात जिम्नोस्पर्म के पूरे जितने प्लांट किंगडम है उसमें सबसे लंबा पोलन चैम्बर पाया जाता है इफेड्रा में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसे याद रखिएगा। The female gametophyte is centrally located and the archegonia present in the female gametophyte near the micropyle end, the hastoreal region present near the chalazial end and bears some hastoreal process। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है और आर्चिगोनिया इसके अंदर प्रेजेंट होता है। किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर और माइक्रोपाइलर इंड के पास। और जो हास्टोरियल रीजन होता है वो चैलेजल रीजन के पास पाया जाता है, जिसके पास हेस्टोरियल स्ट्रक्चर होता है जो कि नरिशमेंट लेता है। तो जैसा कि आप एफेड्रा के ओव्यूल का एलएस देख सकते हैं, तो उसमें देख सकते हैं जो इसका इनर इंटीगुमेंट है वो बहुत लंबा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होकर फॉर्मेशन कर रहा है। माइक्रोपाइल का एक तरह से माइक्रोपाइल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बाहर आउटर इंटीगुमेंट पाए जा रहे हैं, और जो माइक्रोपाइलर इंटीगुमेंट का फॉर्मेशन हुआ वो इनर इंटीगुमेंट से हुआ है। उसके बाद जो पोलन चैम्बर है वो लंबा डीपर होता है, और जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी जिम्नोस्पर्म है उसमें इफेड्रा में सबसे लंबा पोलन चैम्बर पाया जाता है। अब उसके बाद नीचे की ओर पाए जाते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें कि आर्चिगोनिया होती है, और जो आर्चिगोनिया होती है वो आपके पाए जाते हैं माइक्रोपाइलर रीजन के पास, और वहीं चैलेजल रीजन के पास पाए जाते हैं हास्टोरियल रीजन। लोअर पोर्शन में आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
and male gametophyte. The microspore is the first cell of the male gametophyte. It is a wingless in aperture and has a thick exine. The germination of microspore start within the microsporangium. At the time of germination of microspore elongated and divide to form a prothelial cell. तो यदि हम बात करें माइक्रोस्पोर की, तो ये मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है जो कि विंगलेस होता है। जैसा कि पीछे हम लोगों ने जितने भी जिम्नोस्पर्म पढ़े हैं उसमें मैक्सिमम में विंग्स पाई जा रही थी, बट इसमें विंग्स अर्थात पंखनुमा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। और बाहर जो थिक लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्साइन। द जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर स्टार्ट विद इन द माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोर का जो जर्मिनेशन होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है और इनमें फर्स्ट डिवीजन के थ्रू बनता है प्रोथेलियल सेल और सेकेंड डिवीजन के थ्रू बनता है सेकेंड प्रोथेलियल सेल, जैसा कि इमेज में आप बी वाले सेक्शन में देख सकते हैं। और इसके अंदर पाया जाने वाला जो एंथ्रेडियल इनिशियल है वो डिवाइड होता है और डिवाइड करके फॉर्मेशन करता है ट्यूब सेल का और जनरेटिव सेल का, जैसा कि आप इमेज में सी और डी में देख सकते हैं। द जनरेटिव सेल सून डिवाइड इनटू द न्यूक्लियाई ऑफ स्टाल्क सेल एंड बॉडी सेल। और जनरेटिव सेल जल्दी डिवाइड होकर फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियाई ऑफ स्टाल्क सेल एंड बॉडी सेल। ए कॉमन मास ऑफ साइटोप्लाज्म सराउंडेड द न्यूक्लियाई ऑफ स्टाल्क सेल एंड body cell and they are never separated by a cell wall. Pollen are the seeded at the 5 cell stage and are carried up the micropyle of ovule with the help of wind. तो जो ये स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोर, बाद में जब पोलिनेशन होता है तो उस समय 5 सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जैसा कि आप एफ वाले में देख सकते हैं कि इसमें 5 सेल स्ट्रक्चर है। और ये 5 सेल स्ट्रक्चर तब तक रहता है जब तक कि पोलिनेशन न हो जाए और फर्टिलाइजेशन न होने वाला हो। अपॉन रीचिंग द ओव्यूल द एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन रप्चर एंड द इंटाइन कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब। द जनरेटिव सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल न्यूक्लियाई। और जब रिप्रोडक्शन होने वाला रहता है तो ओव्यूल के पास पहुँचते ही जो इसके माइक्रोस्पोर हैं इनमें जो इंटाइन वाला रीजन होता है वो बाहर की ओर आता है, एक्साइन वाला रीजन फट जाता है और उससे ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब पोलन ट्यूब बन जाता है। अब उसके बाद जो जनरेटिव सेल होते हैं वो डिवाइड होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई का, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के समय इसके अंदर होते हैं ट्यूब न्यूक्लियाई, 2 स्पर्म सेल, 1 स्टाल्क सेल न्यूक्लियाई पाया जाता है। ये तो बात हुई मेल गैमेटोफाइट की। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फंक्शनल मेगास्पोर इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं वो फर्स्ट स्टेज होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के। इट enlarge and its nucleus divide several times by many free nuclear division to form a many as 250 cell nuclei in Ephedra trifurca and 500 nuclei in Ephedra foliata। तो जो मेगा स्पोर होते हैं उनमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है और डिवीज़न के फलस्वरूप फ्री न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि ये फेड्रा ट्राइफ्यूरिका में कहें तो 250 सेल न्यूक्लियाई होते हैं और जबकि ये फेड्रा फोलिएटा में 500 न्यूक्लियाई होते हैं। द फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न कंटेन फॉर अबाउट 20 डेज। तो जो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है वो लगभग 20 दिनों तक चलता है। द न्यूक्लियाई गेट देमसेल्फ अरेंज अराउंड द सेंट्रल वैक्यूल ऑन द पेरीफेरी ऑफ द मेगास्पोर। The free nuclei are evenly distributed throughout. The wall formation start from outside process rapidly toward the central making the complete structure ultimately cellular. तो ये जो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होता है वो लगभग 20 दिनों तक चलता है और जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं पेरीफेरी पर और बीच में एक वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब लास्ट आता है तो धीरे धीरे सभी न्यूक्लियाई के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है और इस प्रकार ये एक सेलुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। इन दिस सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट द सेल ऑफ अपर रिप्रोडक्टिव रीजन आर लार्ज एंड इलोंगेटेड एज कंपेयर टू दैट ऑफ द लोअर न्यूट्रेटिव रीजन। द न्यूट्रेटिव रीजन गेट फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू अपर स्टोरेज रीजन एंड लोअर हास्टोरियम। आर्चिगोनिया डेवलप इनटू द माइक्रोपाइलर रीजन। तो जो सेलुलर स्ट्रक्चर होता है इसका जो अपर रीजन होता है वो रिप्रोडक्टिव रीजन होता है, जहाँ पर उसके लोअर पोर्शन होते हैं वहाँ पे न्यूट्रेटिव स्ट्रक्चर होता है और जो अपर रीजन होता है माइक्रोपाइलर रीजन के पास पाया जाता है आर्चिगोनिया या आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं कि फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हो रहा है और फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न के थ्रू
पेरीफेरी पे सभी न्यूक्लियर फैल जा रहे हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए बात करते हैं हम आर्चिगोनिया के बारे में। द नंबर ऑफ आर्चिगोनिया इन एफेड्रा वेरी फ्रॉम 1 to 3 बट देयर यूजुअली नंबर इज़ 2। तो जो आर्चिगोनिया की संख्या होती है वो जनरली 1 से 3 होती है, बट जो रफली अगर देखा जाए या मैक्सिमम देखा जाए 2 होता है। एन आर्चिगोनिया इनिशियल डिवाइड पेरिक्लिनली टू फॉर्म ए अपर प्राइमरी नेक सेल एंड एन inner central cell. The primary neck cell divides several times to form 4 to 5 more tiers and then appear anticlinal division. तो आर्चिगोनियल इनिशियल के थ्रू आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है और इनमें पेरिक्लिनल डिवीज़न होता है, और जो अपर रीजन होते हैं उस पर फॉर्मेशन होता है अपर नेक सेल का और नीचे इनर सेंट्रल सेल का, और ये जनरली 4 to 5 टाइम चलता रहता है। More than 32 neck cell are formed after anticlinal division, और एंटीक्लिनल डिवीज़न के थ्रू 32 नंबर ऑफ नेक सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। ड्यू टू द सर्टेन irregular division in neck cell, its tissue sometimes become undistinguishable from the surrounding cell of the female gametophyte. The archegonial necks in ephedra may sometimes become as long as 40 cell. तो इनमें irregular division कभी कभी पाया जाता है, जिसके कारण जो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाया जाने वाला जो आर्चिगोनियल सेल होता है, इसका नेक सेल कम से कम 40 सेल लंबा हो जाता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसे आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होता है। तो यदि अगर हम बात करें मैच्योर आर्चिगोनियम की, तो ए मैच्योर आर्चिगोनियम दस कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग मल्टी लेयर्ड नेक एंड ए सेंट्रल सेल कंटेनिंग ए वेंट्रल कैनाल सेल न्यूक्लियस एंड ए एग न्यूक्लियस। तो यदि मैच्योर आर्चिगोनियम की बात करें तो इसमें लॉन्ग मल्टी लेयर्ड नेक सेल होते हैं और सेंट्रल सेल होता है, वेंट्रल कैनाल सेल होता है और उसके अंदर एक एग न्यूक्लियस होता है। तो जैसा कि आप इमेज में मैच्योर आर्चिगोनियम को देख सकते हैं, और उसके पूरे पार्ट जो वेंट्रल कैनाल सेल है, नेक सेल है, और बीच में जो सेंट्रली एग सेल पाया जाता है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। At the time of fertilization, the pollen tube penetrates the archegonium and discharge the containing into egg cytoplasm. One of the two male nuclei fuse with the egg nucleus and form a oospore or zygote. The other male nucleus may fuse with the ventral canal cell nucleus, exhibiting the phenomenon of double fertilization. तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो पोलन ट्यूब होता है वो आर्चिगोनियम तक पहुंचता है और अपने जितने भी मेल न्यूक्लियाई है उनको डिस्चार्ज कर जाता है। तो हम सभी जानते हैं 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, उन 2 मेल न्यूक्लियाई में से एक मेल न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है और फॉर्मेशन करता है जाइगोट, जिसे हम बोलते हैं ऊ स्पोर, और जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई होता है वो फ्यूज़ करता है वेंट्रल कैनाल से, और इस प्रकार से हम इस फिनोमिनन को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि एंजियोस्पर्म में पाया जाता है, बट जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। इफेड्रा के केस में हमें डबल फर्टिलाइजेशन भी दिखाई दे रहा है, जो कि हमें शो करता है कि जिम्नोस्पर्म से ही ओरिजिन हुआ है एंजियोस्पर्म का। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि पोलन ट्यूब से कैसे डिस्चार्ज हुए स्पर्म फर्स्ट और स्पर्म सेकंड, और वो जाकर फ्यूज़ कर रहे हैं आर्चिगोनियम के एक सेल से, और दूसरा फ्यूज़ होता है वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस से, और फर्स्ट न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म और एक न्यूक्लियस के फ्यूज़न से फॉर्मेशन होता है जाइगोट, जिसे हम बोलते हैं ऊ स्पेयर। The product of second fertilization was diploid give rise to supernumerary embryo as observed in ephedra। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है या बोल सकते हैं हम सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है, उसके थ्रू डिप्लॉयड स्ट्रक्चर मिलता है जो कि हमें कहलाता है सुपरन्यूमेरी एम्ब्रियो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं वो कभी कभी अधिक होते हैं। दिस सुपरन्यूमेरी एम्ब्रियो लेटर गिव राइज टू एन एम्ब्रियो नरिशिंग स्ट्रक्चर और द इंडोस्पर्म एज सीन इन एंजियोस्पर्म। और ये जो सुपरन्यूमेरी क्यों बोले हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम अधिक हैं। जैसे कि एंजियोस्पर्म में जो इंडोस्पर्म होते हैं वो ट्रिप्लॉयड होते हैं, 3n होते हैं, सेम इफेड्रा में भी ये सुपरन्यूमेरी है, मतलब ट्रिप्लॉयड है, और ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सिमिलरिटी रख रहा है आपके एंजियोस्पर्म से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो इफेड्रा है वो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं एम्ब्रियोजेनी की। द जाइगोटिक न्यूक्लियस अंडरगोज फ्री न्यूक्लियर डिवीजन रिजल्टिंग इनटू 8 फ्री न्यूक्लियाई विच रिमेंट इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। तो अगर बात करें जाइगोटिक डिवीज़न की, तो ये फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न में जाते हैं और फॉर्मेशन करते हैं 8 फ्री न्यूक्लियाई की, जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ए सेल गेट ऑर्गेनाइज अराउंड ईच ऑफ द
these nuclei and each of the such a cell function as a prothelial proembryo। और जितने भी न्यूक्लियस होते हैं वो चारों तरफ जब स्कैटर्ड हो जाते हैं और इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं प्रोथेलियल प्रोएम्ब्रियो का। खान 1943 ऑब्जर्व द 6 आउट ऑफ दिस 8 न्यूक्लियाई गेट सराउंडेड बाई ग्लोबुलर सेल एंड फंक्शन एज ए 6 पोटेंशियल एम्ब्रियो। तो खान ने ऑब्जर्व किया था कि जो 8 न्यूक्लियाई हैं उन 8 में से जो 6 न्यूक्लियाई हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक तरह से फॉर्मेशन करते हैं पॉली एम्ब्रियो का। तो जनरली पॉली एम्ब्रियो आपको एंजियोस्पर्म में दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एफेड्रा है वो जितने भी जिम्नोस्पर्म उसमें यूनिक है, क्योंकि ये जनरली एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए ट्यूबुलर ग्रोथ कॉल्ड सस्पेंशन ट्यूब डेवलप फ्रॉम द प्री एम्ब्रियो। इट्स न्यूक्लियस आल्सो डिवाइड्स साइमल्टेनियसली इनटू 2 न्यूक्लियाई, दैट इज एम्ब्रियो न्यूक्लियस एंड सस्पेंशन न्यूक्लियस। द वॉल बिटवीन 2 न्यूक्लियाई इज फॉर्म। तो इस प्रकार जो एम्ब्रियोनिक सेल बने हैं प्री एम्ब्रियल सेल, उसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं सस्पेंशन ट्यूब। और इसके अलावा कुछ और भी न्यूक्लियस होते हैं जो कि डिवाइड होकर अदर पार्ट को प्रोड्यूस करते हैं। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनके एम्ब्रियो में 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम एम्ब्रियो न्यूक्लियस और सस्पेंशन न्यूक्लियस कहते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं 2 तरह के न्यूक्लियस है, एक एम्ब्रियोनल न्यूक्लियस है, दूसरा है सस्पेंशन न्यूक्लियस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड की। द सीड कंटेन द डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो। तो इसके सीड में 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं। इट रिमेन सिचुएटेड एट द टिप ऑफ द इलोंगेटेड सस्पेंशन एंड रिमेन एम्बेडेड विद द टिश्यू ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो जो सीड होता है वो आपके जो सस्पेंशन होते हैं रिमेनिंग पार्ट उसी से जुड़ा रहता है और ये फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहता है। द सीड कोट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट लेयर डिराइव फ्रॉम द 2 लेयर ऑफ इन्वेलप। द मेच्योरिटी ऑफ subtending adjacent bracket of the strobilus in Ephedra foliata become thick and fleshy and form a additional covering over the seed. Thus the seed remain covered by 3 envelope. तो यदि बात करें इनके सीड की तो इनके जो सीड होते हैं 2 लेयर्ड इन्वेलप होते हैं, मतलब 2 लेयर्ड कवर्ड होते हैं। और जनरली इनका जो फॉर्मेशन होता है जो इंट्यूगमेंट होते हैं, तो इंट्यूगमेंट बाहर की ओर फॉर्मेशन करते हैं सीड कोड का। वही बात करें अगर हम सीड जर्मिनेशन की, द सीड जर्मिनेशन विदाउट एनी रेस्टिंग पीरियड एंड जर्मिनेट इज़ ऑफ एपीजीएल टाइप। तो इनमें कोई भी रेस्टिंग स्टेज नहीं होता है, डायरेक्ट सीड का फॉर्मेशन होता है और सीधे वो जर्मिनेशन करते हैं। और जर्मिनेशन कैसा होता है, एपीजीएल टाइप का होता है, मतलब सॉइल के ऊपर होता है। समटाइम द सीड में इवन जर्मिनेट विद इन द पेरेंट स्टूबुलट। और कभी कभी जो सीड होते हैं वो पेरेंट स्टूबुलस के अंदर ही जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इफेड्रा का, जैसा कि अभी हम लोगों ने एम्ब्रियो में भी पढ़ा था कि जो इसके सीड होते हैं या सीड का जो फॉर्मेशन होता है वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही रहता है। अगर इसके बात करें साइटोलॉजी की, तो इनमें जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 14 और जो टेट्राप्लॉयड होते हैं वो होते हैं 28 और रेयरली कभी कभी इनमें 30 भी पाई जाती है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एफेड्रा की। Besides some ornamental species, an antibiotic ephedrine is obtained from several species of ephedra, such as Ephedra gerardiana and Ephedra intermedia and Ephedra nevadensis. Ephedrine is effective in treating asthma, bronchitis, cough and hay fever. तो इसकी कुछ जो जातियाँ होती हैं वो ऑर्नामेंटल होती हैं, सजाने में यूज़ की जाती है। बट इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में पढ़ना है कि इसमें एक एंटीबायोटिक निकलता है और वह है एफेड्रीन, जिसका यूज़ किया जाता है अस्थमा में, ब्रांचिस में, कफ और हे फीवर में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो या आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।